आइए दोस्तों, आज आपको सुनाते हैं अकबर बीरबल को कुछ रोमांचक किस्से। कहानी नंबर 1, गधा कौन। एक बार अकबर अपने दो बेटों के साथ नदी के किनारे गए। साथ में बीरबल भी थे। दोनों बटों ने अपने कपड़े उतारे और नदी में नहाने उतर गए। बीरबल को उन्होंने अपने कपड़ों की रखवाली करने के लिए कहा। बीरबल नदी किनारे बैठकर उन दोनों के आने का इंतजार करने लगे। कपड़े उन्होंने अपने कंधों पर रखे हुए थे। बीरबल को इस अवस्था में खड़े देख अकबर के मन में शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल को कहा, बीरबल, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे धोबी का गधा कपड़े लाद कर खड़ा हो। बीरबल ने झट से जवाब दिया, महाराज, धोबी के गधे के पास केवल एक गधे का ही बोझ होता है, किंतु मेरे पास तो 3-3 गधों का बोझ है। महाराजा अकबर निरुत्तर हो गए। छोटा बांस बड़ा बांस। एक दिन अकबर व बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। बीरबल लतीफा सुना रहा था और अकबर उसका मजा ले रहे थे। तभी अकबर को नीचे घास पर पड़ा बांस का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बीरबल को बांस का टुकड़ा दिखाते हुए वह बोले, क्या तुम इस बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल लतीफा सुनाता सुनाता रुक गया और अकबर की आंखों में झांका। अकबर कुटिलता से मुस्कराए। बीरबल समझ गया कि बादशाह सलामत उससे मजाक करने के मूड में हैं। अब जैसा बेसिर पैर का सवाल था तो जवाब भी कुछ वैसा ही होना चाहिए था। बीरबल ने इधर उधर देखा। एक माली हाथ में लंबा बांस लेकर जा रहा था। उसके पास जाकर बीरबल ने वह बांस अपने दाएं हाथ में ले लिया और बादशाह का दिया छोटा बांस का टुकड़ा बाएं हाथ में। बीरबल बोला, हुजूर, अब देखें इस टुकड़े को, हो गया न बिना काटे ही छोटा। बड़े बांस के सामने वह टुकड़ा छोटा तो दिखना ही था। निरुत्तर बादशाह अकबर मुस्करा उठे बीरबल की चतुराई देखकर। जब बीरबल बच्चा बनाए का एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचा। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो वह बोला, मैं क्या करता हुजूर। मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे कि दरबार में न जाऊं। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना जरूरी है। इसी में मुझे काफी समय लग गया और इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहा है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसता हुआ बोला, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डपटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन। अकबर बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कितना आसान है यह काम। ठीक है, जहां पनाह। बीरबल बोला, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूं और वैसा ही व्यवहार करता हूं। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाएं। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ वहाँ उछलने कूदने लगा। उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वह जाकर अकबर की गोद में बैठ गया और लगा उनकी मूंछों से छेड़छाड़ करने। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो न। सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब अकबर ने कुछ मिठाइयां लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाता ही रहा। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वह बोले, बेटा, खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। अकबर मुस्कराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा।
वह बोला, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े में कटा गन्ना दो। अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि वह एक गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। यह देखकर बीरबल और जोर से रोता हुआ बोला, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काटें इसे। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा और कोई चारा न था। और करते भी क्या, खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गए थे। वह गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए बोले, अकबर, लो इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ ही बोला, नहीं, मुझे तो इन छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ना बनाकर दो। कैसी अजब बात करते हो तुम, यह भला कैसे संभव है? बादशाह के स्वर में क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोता ही रहा। बादशाह का धैर्य चुक गया। बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी तब। अब बच्चे का अभिनय करता बीरबल उठ खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चला कि बच्चे की बेतुकी जिदों को शांत करना कितना मुश्किल काम है। बीरबल की बात से सहमत थे अकबर। बोले, हाँ, ठीक कहते हो। रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं, जल्दी बुलाकर लाओ। बादशाह अकबर एक सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, अरे कोई है? तुरंत एक सेवक हाजिर हुआ। उसे देखते ही बादशाह बोले, जाओ, जल्दी बुलाकर लाओ, फौरन हाजिर करो। सेवक की समझ में कुछ नहीं आया कि किसे बुलाकर लाएं, किसे हाजिर करें। बादशाह से पटलकर सवाल करने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उस सेवक ने यह बात दूसरे सेवक को बताई, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह सभी सेवक इस बात को जान गए और सभी उलझन में पड़ गए कि किसे बुलाकर लाएं, किसे हाजिर करें। बीरबल सुबह घूमने निकले थे। उन्होंने बादशाह के निजी सेवकों को भाग दौड़ करते देखा तो समझ गए कि जरूर बादशाह ने कोई अनोखा काम बता दिया होगा जो इनकी समझ से बाहर है। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर पूछा, क्या बात है? यह भागदौड़ किस लिए हो रही है? सेवक ने बीरबल को सारी बात बताई। महाराज, हमारी रक्षा करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे बुलाना है। अगर जल्दी बुलाकर नहीं ले गए तो हम पर आफत आ जाएगी। बीरबल ने पूछा, यह बताओ कि हुक्म देते समय बादशाह क्या कर रहे थे? बादशाह के निजी सेवक, जिसे हुक्म मिला था, उसे बीरबल के सामने हाजिर किया तो उसने बताया, जिस समय मुझे तलब किया उस समय तो बिस्तर पर बैठे अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। बीरबल तुरंत सारी बात समझ गए और उनके होठों पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुम हजाम को ले जाओ। सेवक हजाम को बुला लाया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह सोचने लगे, मैंने इससे यह तो बताया ही नहीं था कि किसे बुलाकर लाना है, फिर यह हजाम को लेकर कैसे हाजिर हो गया? बादशाह ने सेवक से पूछा, सच बताओ, हजाम को तुम अपने मन से ले आए हो या किसी ने उसे ले आने का सुझाव दिया था? सेवक घबरा गया, लेकिन बताए बिना भी तो छुटकारा नहीं था। बोला, बीरबल ने सुझाव दिया था। जहां पनाह। बादशाह बीरबल की बुद्धि पर खुश हो गया। जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारो। बादशाह अकबर के दरबारियों को अक्सर यह शिकायत रहती थी कि बादशाह हमेशा बीरबल को ही बुद्धिमान बताते हैं, औरों को नहीं। एक दिन बादशाह ने अपने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और 2 हाथ लंबी 2 हाथ चौड़ी चादर देते हुए कहा, इस चादर से तुम लोग मुझे सर से लेकर पैर तक ढक दो तो मैं तुम्हें बुद्धिमान मान लूंगा। सभी दरबारियों ने कोशिश की, किंतु उस चादर से बादशाह को पूरा न ढक सके। सिर छिपाते तो पैर निकल आते, पैर छिपाते तो सिर चादर से बाहर आ जाता।
आड़ा तिरछा लंबा चौड़ा हर तरह से सभी ने कोशिश की किंतु सफल न हो सके। अब बादशाह ने बीरबल को बुलाया और वही चादर देते हुए उन्हें ढकने को कहा। जब बादशाह लेटे तो बीरबल ने बादशाह के फैले हुए पैरों को सिकोड़ लेने को कहा। बादशाह ने पैर सिकोड़े और बीरबल ने सिर से पांव तक चादर से ढक दिया। अन्य दरबारी आश्चर्य से बीरबल की ओर देख रहे थे। तब बीरबल ने कहा, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। जीत किसकी? बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। साथ में बीरबल भी था। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे आगे थे, पीछे पीछे उनकी विशाल फौज चली आ रही थी। रास्ते में बादशाह को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी? हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के बाद ही दूंगा, बीरबल ने कहा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत आपकी ही होगी। यह तुम अभी कैसे कह सकते हो, जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत विशाल है? बादशाह ने शंका जाहिर की। हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार हैं और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है तथा अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि उस जंग में जीत बादशाह अकबर की ही हुई। टेढ़ा सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल वन विहार के लिए गए। एक टेढ़े पेड़ की ओर इशारा करके अकबर ने बीरबल से पूछा, यह दरख्त टेढ़ा क्यों है? बीरबल ने जवाब दिया, यह इसलिए टेढ़ा है क्योंकि ये जंगल के तमाम दरख्तों का साला है। बादशाह ने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, दुनिया में ये बात मशहूर है कि कुत्ते की दुम और साले हमेशा टेढ़े होते हैं। अकबर ने पूछा, क्या मेरा साला भी टेढ़ा है? बीरबल ने फौरन कहा, बेशक जहांपना। अकबर ने कहा, फिर मेरे टेढ़े साले को फांसी चढ़ा दो। एक दिन बीरबल ने फांसी लगाने की 3 तख्ते बनवाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। उन्हें देखकर अकबर ने पूछा, 3 तख्ते किस लिए? बीरबल ने कहा, गरीबनवाज, सोने का आपके लिए, चांदी का मेरे लिए और लोहे का तख्ता सरकारी साले साहब के लिए। अकबर ने अचरज से पूछा, मुझे और तुम्हें फांसी किस लिए? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं जहांपनाह, आखिर हम भी तो किसी के साले हैं। बादशाह अकबर हंस पड़े। सरकारी साले साहब के जान में जान आई। वह बाइज्जत बरी हो गया। 3 सवाल। महाराजा अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमता को स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। 1. आकाश में कितने तारे हैं? 2. धरती का केंद्र कहाँ है? 3. सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला सवाल। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई
और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो, बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल। बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उसे एक जगह गाड़ दिया और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर-थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीठ करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से खिसक दाढ़ी पकड़ने की सजा। बादशाह अकबर एक दिन दरबार में पधारे और सिंहासन पर विराजमान होते ही उन्होंने दरबारियों से कहा, आज एक शख्स ने मेरी दाढ़ी खींची है, कहिए मैं उसे क्या सजा दूं? यह सुनकर सभी दरबारी हैरान हुए और सोचने लगे कि किसने ऐसी गुस्ताखी की। आखिर किसकी मौत आई है जो ऐसी जुर्रत कर बैठा? वे परस्पर कानाफूसी करने लगे। थोड़ी देर के बाद एक दरबारी बोला, जहांपना, जिसने ऐसा दुस्साहस किया है उसका सिर धड़ से उड़ा दिया जाए। दूसरे दरबारी ने कहा, मेरी राय है जहांपनाह की ऐसी गुस्ताखी करने वाले को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। किसी ने कहा उस पर कोड़े बरसाए जाएं। किसी ने कहा कि उसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। जितने दरबारी उतनी तरह की बातें, तरह तरह की सजाएं सुझाई गईं। उनकी बातें सुनकर बादशाह ऊब गए। अंत में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? हमारी दाढ़ी खींचने वाले को हमें क्या सजा देनी चाहिए? बीरबल मंद मंद मुस्कराए और बोले, झांपना, आप उसे प्यार से मिठाई खिलाइए, इस अपराध की यही सजा है। बीरबल का उत्तर सुनकर सारे दरबारी चौंके और उस अंदाज में बीरबल का चेहरा देखने लगे मानो वे पगला गए हों। जबकि बीरबल के उत्तर से खुश होकर बादशाह ने कहा, वाह वाह बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह तो बताओ कि मेरी दाढ़ी किसने खींची होगी? बीरबल ने कहा, जहांपना, छोटे शाहजादे के अलावा ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है? उसने तो प्यार से ही ऐसा किया होगा, इसलिए उसे सजा में मिठाई खिलानी चाहिए। बीरबल की बात सही थी। आज सुबह शाहजादा बादशाह की गोद में बैठा था। खेलते खेलते उसने बादशाह की दाढ़ी खींची थी। चतुर बीरबल के जवाब से बादशाह खुश हुए। अन्य सभी दरबारियों, जो इतना भी नहीं सोच पाए कि बाहर का कोई शख्स भला बादशाह की दाढ़ी कैसे खींच सकता है, के सिर शर्म से झुक गए। पंडित जी, शाम ढलने को थी। सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो जो कहना है। मुझे बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? वह मोटा व्यक्ति सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूं, पर अब नहीं लगता है ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं, ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत न हारो और परिश्रम करो। तुम में भी योग्यता है, बीरबल ने कहा।
लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे। मोटे आदमी ने कहा, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है। बीरबल बोला, यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी, वह भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वह मोटा आदमी बीरबल के कहेनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुन अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच ही में पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था। वह प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता। वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन अब मैं थक चुका हूं। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ यह बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया बादशाह का गुस्सा। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गईं। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो गई नहीं, सुबह होते ही अपने मायके चली जाना वरना अच्छा न होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर जनान खाने में चली गईं। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया।
बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा, और अपनी मनपसंद चीज ले जाने की बाबत जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करें, बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल से कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयनकक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई। बेगम को वहां देखकर वे समझ गए कि वे अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा। मुस्कुराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। बादशाह का सपना। एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने यह अजीब सपना देखा कि केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए हैं। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषियों व नुजूमियों को बुला भेजा और उन्हें अपने सपने के बारे में बताकर उसका मतलब जानना चाहा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा, जहांपनाह, इसका अर्थ यह है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। यह सुनकर अकबर को बेहद क्रोध हो आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। कुछ देर तक तो बीरबल सोच में डूबा रहा, फिर बोला, हुजूर, आपके सपने का मतलब तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि अपने नाते रिश्तेदारों के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बेहद प्रसन्न हुए। बीरबल ने भी वही कहा था जो ज्योतिषियों ने, लेकिन कहने में अंतर था। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर विदा किया। बादशाह की पहेली। बादशाह अकबर को पहेली सुनाने और सुनने का काफी शौक था। कहने का मतलब यह कि पक्के पहेलीबाज थे। वे दूसरों से पहेली सुनते और समय समय पर अपनी पहेली भी लोगों को सुनाया करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई पहेली सुनाई। ऊपर ढक्कन, नीचे ढक्कन, मध्य मध्य खरबूजा। मौ छुरी से काटे आफिंग, अर्थ तासु ना हिंदूजा। बीरबल ने ऐसी पहेली कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वह चकरा गया। उस पहेली का अर्थ उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अत प्रार्थना करते हुए बादशाह से बोला, जहांपना, अगर मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए तो मैं इसका अर्थ अच्छी तरह समझकर आपको बता सकूंगा। बादशाह ने उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया। बीरबल अर्थ समझने के लिए वहां से चल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा। एक तो गर्मी के दिन, दूसरे रास्ते की थकन से परेशान व विवश होकर वह एक घर में घुस गया। घर के भीतर एक लड़की भोजन बना रही थी। बेटी, क्या कर रही हो? उसने पूछा। लड़की ने उत्तर दिया, आप देख नहीं रहे हैं, मैं बेटी को पकाती और माँ को जलाती हूँ। अच्छा, दो का हाल तो तुमने बता दिया, तीसरा तेरा बापू क्या कर रहा है और कहाँ है? बीरबल ने पूछा। वह मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, लड़की ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर बीरबल ने फिर पूछा, तेरी माँ क्या कर रही है? एक को दो कर रही है, लड़की ने कहा। बीरबल को लड़की से ऐसी आशा नहीं थी, परंतु वह ऐसी पंडित निकली कि उसके उत्तर से वह एकदम आश्चर्यचकित रह गया। इसी बीच उसके माता पिता भी आ पहुंचे। बीरबल ने उनसे सारा समाचार कह सुनाया। लड़की का पिता बोला, मेरी लड़की ने आपको ठीक उत्तर दिया है। अरहर की दाल अरहर की सूखी लकड़ी से पक रही है। मैं अपनी बिरादरी का एक मुर्दा जलाने गया था और मेरी पत्नी पड़ोस में मसूर की दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की पहेली भरी बातों से बड़ा खुश हुआ।
उसने सोचा शायद यहाँ बादशाह की पहेली का भेद खुल जाए, इसलिए लड़की के पिता से उपरोक्त पहेली का अर्थ पूछा। यह तो बड़ी ही सरल पहेली है। इसका अर्थ मैं आपको बतलाता हूँ। धरती और आकाश दो ढक्कन हैं। उनके अंदर निवास करने वाला मनुष्य खरबूजा है। वह उसी प्रकार मृत्यु आने पर मर जाता है जैसे गर्मी से मोम पिघल जाती है। उस किसान ने कहा। बीरबल उसकी ऐसी बुद्धिमानी देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। बीरबल और तानसेन का विवाद। तानसेन और बीरबल में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अटल थे। हल निकलता न देख दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह अकबर को अपने दोनों रत्न प्रिय थे। वे किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने स्वयं फैसला न देकर किसी और से फैसला कराने की सलाह दी। हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने को कहा है तो यह भी बता दें कि हम किस गणमान्य व्यक्ति से अपना फैसला करवाएं? बीरबल ने पूछा। तुम लोग महाराणा प्रताप से मिलो, मुझे यकीन है कि वे इस मामले में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, बादशाह अकबर ने जवाब दिया। अकबर की सलाह पर तानसेन और बीरबल महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप कुछ सोचने लगे। तभी तानसेन ने मधुर रागिनी सुनानी शुरू कर दी। महाराणा मदहोश होने लगे। जब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागिनी से महाराणा को अपने पक्ष में कर रहा है तो उससे रहा न गया। तुरंत बोला, महाराणा जी, अब मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूँ। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो मैंने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की थी कि मेरा पक्ष सही होगा तो 100 गाय दान करूंगा, और मियाँ तानसेन जी ने प्रार्थना कर यह मन्नत मांगी कि यदि वह सही होंगे तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथों में है। बीरबल की यह बात सुनकर महाराणा चौंक गए। भला एक हिंदू शासक होकर गो हत्या के बारे में सोच कैसे सकते थे? उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष को सही बताया। बीरबल कहाँ मिलेगा? एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताजा हवा का आनंद ले रहा था कि अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहाँ मिलेगा? बाग में, बीरबल बोला। वह आदमी थोड़ा सकपकाया लेकिन फिर संभलकर बोला, वह कहाँ रहता है? अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वह फिर बीरबल के पास जा पहुंचा, बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ, जवाब मिला। तुम्हारा क्या नाम है? आदमी ने पूछा। बीरबल, बीरबल ने उत्तर दिया। अब वह आदमी भौंचक्का रह गया। वह बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल था कि बताने को तैयार नहीं हुआ कि वही बीरबल है। उसके लिए यह बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो? कहता हुआ वह कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था और तुम न जाने क्या क्या ऊटपटांग बता रहे थे। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था, बस। अंततः वह आदमी भी बीरबल की बुद्धि की तीक्ष्णता देख मुस्कराए बिना न रह सका। बीरबल की पैनी दृष्टि। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीनदुखियों में बांट देते थे, परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी।
दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न लें। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुहखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम गोरी चमड़ी का दिखने लगा था, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीन तहीन की पुकार आपने सुनी नहीं, पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूं? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, न बाबा ना। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह बात भी जान गया हूं कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था, उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर। यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं, वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माप-दौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। बीरबल की योग्यता। दरबार में बीरबल से जलने वालों की कमी नहीं थी।
बादशाह अकबर का साला तो कई बार बीरबल से मात खाने के बाद भी बाज न आता था। बेगम का भाई होने के कारण अक्सर बेगम की ओर से भी बादशाह को दबाव सहना पड़ता था। ऐसे ही एक बार साले साहब स्वयं को बुद्धिमान बताते हुए दीवान पद की मांग करने लगे। बीरबल अभी दरबार में नहीं आया था। आठ बादशाह अकबर ने साले साहब से कहा, मुझे आज सुबह महल के पीछे से कुत्ते के पिल्ले की आवाजें सुनाई दे रही थीं, शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं। देखकर आओ, फिर बताओ कि यह बात सही है या नहीं। साले साहब चले गए। कुछ देर बाद लौटकर बोले, हुजूर आपने सही फरमाया, कुतिया ही ने बच्चे दिए हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर वह तो मैंने गिने नहीं। गिनकर आओ। साले साहब गए और लौटकर बोले, हुजूर 5 बच्चे हैं। कितने नर हैं, कितने मादा? बादशाह ने फिर पूछा। वह तो नहीं देखा। जाओ देखकर आओ। आदेश पाकर साले साहब फिर गए और लौटकर जवाब दिया, 3 नर 2 मादा हैं हुजूर। नर पिल्ले किस रंग के हैं? हुजूर वह देखकर अभी आता हूँ। रहने दो, बैठ जाओ, बादशाह ने कहा। साले साहब बैठ गए। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आया। तब बादशाह अकबर बोले, बीरबल आज तुम सुबह महल के पीछे से पिल्लों की आवाजें आ रही हैं, शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं। जाओ देखकर आओ, माजरा क्या है। जी हुजूर। बीरबल चला गया और कुछ देर बाद लौटकर बोला, हुजूर आपने सही फरमाया, कुतिया ने ही बच्चे दिए हैं। कितने बच्चे हैं? हुजूर 5 बच्चे हैं। कितने नर हैं, कितने मादा? हुजूर 3 नर हैं, 2 मादा। नर किस रंग के हैं? 2 काले हैं, 1 बादामी है। ठीक है, बैठ जाओ। बादशाह अकबर ने अपने साले की ओर देखा। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। बादशाह ने उससे पूछा, क्यों, तुम अब क्या कहते हो? उससे कोई जवाब देते न बना। पैसे की थैली किसकी? दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे। तभी दरबान ने सूचना दी कि 2 व्यक्ति अपने झगड़े का निपटारा करवाने के लिए आना चाहते हैं। बादशाह ने दोनों को बुलवा लिया। दोनों दरबार में आ गए और बादशाह के सामने झुककर खड़े हो गए। कहो, क्या समस्या है तुम्हारी? बादशाह ने पूछा। हुजूर मेरा नाम काशी है, मैं तेली हूँ और तेल बेचने का धंधा करता हूँ, और हुजूर यह कसाई है। इसने मेरी दुकान पर आकर तेल खरीदा और साथ में मेरी पैसों की भरी थैली भी ले गया। जब मैंने इसे पकड़ा और अपनी थैली मांगी तो यह उसे अपनी बताने लगा। हुजूर अब आप ही न्याय करें। जरूर न्याय होगा। अब तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? बादशाह ने कसाई से कहा। हुजूर मेरा नाम रमजान है और मैं कसाई हूँ। हुजूर, जब मैंने अपनी दुकान पर आज मांस की बिक्री के पैसे गिनकर थैली जैसे ही उठाई, यह तेली आ गया और मुझसे यह थैली छीन ली। अब उस पर अपना हक जमा रहा है। हुजूर, मुझ गरीब के पैसे वापस दिला दीजिए। दोनों की बातें सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके हाथ फैसला दें। उन्होंने बीरबल से फैसला करने को कहा। बीरबल ने उससे पैसों की थैली ले ली और दोनों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी मंगवाया और उस थैली में से कुछ सिक्के निकालकर पानी में डाले और पानी को गौर से देखा। फिर बादशाह से कहा, हुजूर, इस पानी में सिक्के डालने से तेल जरा सा भी अंश पानी में नहीं उभार रहा है। यदि यह सिक्के तेली के होते तो यकीनन उन पर सिक्कों पर तेल लगा होता और वह तेल पानी में भी दिखाई देता। बादशाह ने भी पानी में सिक्के डाले, पानी को गौर से देखा और फिर बीरबल की बात से सहमत हो गए। बीरबल ने उन दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे पता चल गया है कि यह थैली किसकी है। काशी, तुम झूठ बोल रहे हो, यह थैली रमजान कसाई की है।
हुजूर, यह थैली मेरी है, काशी एक बार फिर बोला। बीरबल ने सिक्के डले पानी वाला कटोरा उसे दिखाते हुए कहा, यदि यह थैली तुम्हारी है तो इन सिक्कों पर कुछ न कुछ तेल अवश्य होना चाहिए, पर तुम भी देख लो, तेल तो अंश मात्र भी नजर नहीं आ रहा है। काशी चुप हो गया। बीरबल ने रमजान कसाई को उसकी थैली दे दी और काशी को कारागार में डलवा दिया। भाई जैसा। बादशाह अकबर तब बहुत छोटे थे जब उनकी मां का देहांत हुआ था। चूंकि वह बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें मां के दूध की दरकार थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दुधमुहा था। वह नन्हे अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह पुत्र व अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसिफ था। चूंकि हुसिफ व अकबर ने एक ही स्त्री का दुग्धपान किया था, इसलिए वे दूध भाई हो गए थे। अकबर को भी लगाव था हुसिफ से। समय बीतता रहा। अकबर बादशाह बन गए और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बने। लेकिन हुसिफ एक मामूली दरबारी तक न बन पाया। उसकी मित्रता जुआरियों के साथ थी और कुछ ऐसे लोग भी उसके साथी थे जो पैसा फिजूल बहाया करते थे। एक समय ऐसा आया जब हुसिफ के पास 2 समय के भोजन के लिए भी पैसा पास न था। लोगों ने तब उसे बादशाह के पास जाने को कहा। हुसिफ ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हुसिफ के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। लंबे अरसे के बाद हुसिफ को देख बादशाह बेहद खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। हुसिफ को अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी। रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दी। निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। अब हुसिफ की जिंदगी अमन चैन से गुजर रही थी। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और जरूरतें हों तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी की जाएंगी, बादशाह ने हुसिफ से कहा। तब हुसिफ ने जवाब दिया, आपने अब तक जितना दिया है वह काफी है शाही जीवन बिताने को, बादशाह सलामत। आपने मुझे इज्जत बख्शी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए यह भी फक्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपना भाई मानता है। और क्या चाहिए हो सकता है मुझे, कहते हुए उसने सिर खुजाया। होठों पर एहसान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए था। वह बोला, मैं महसूस करता हूं कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है, वैसा ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुसिफ की यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हुसिफ मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन के सभी ऐशोआराम उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा, बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हुसिफ का मन बहला सके। वह बातूनी न हो, पर जो भी बोले नपातुला बोले। उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए न कि मैं क्या चाहता हूं। पहले तो बीरबल समझ ही न पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे हुसिफ में ऐसी कोई खूबी दिखाई न देती थी। जी हुजूर, बीरबल बोला, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी खोजकर लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो। ठीक समझे हो, बादशाह ने कहा। अब बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। हुसिफ भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशोआराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बीरबल को हुसिफ की यह मांग जची नहीं कि उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बेहद सम्मान करते थे बीरबल का और बीरबल भी बादशाह पर जान छिड़कता था। लेकिन हुसिफ तो इस लायक कतई नहीं था।
अब बीरबल सोच ही रहा था कि समस्या को हल कैसे किया जाए, तभी पास की पशुशाला से सांड के रंभाने की आवाज आई। बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। तुम अपने साथ इस सांड को लेकर यहाँ क्यों आए हो? बीरबल अकबर ने पूछा। यह मेरा भाई है, बादशाह सलामत, बीरबल बोला। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गौ माता का दूध पीकर। इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है, दूध भाई। यह बोलता भी बहुत कम है। जो इसकी भाषा समझ लेता है, उसे यह कीमती सलाह भी देता है। इसे हुसिफ को दे दें, मेरे जैसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं, वैसे ही बीरबल भी एक ही है। मूर्खों की फहरिस्त। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूरदराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे, उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वह बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत, बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दें, यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थमसी गई थी। उत्सुकता व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अतापता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए।
उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस, बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। मैं आपका नौकर हूं, बैंगन का नहीं। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बागों में सैर कर रहे थे। फले फूले बाग को देखकर अकबर बहुत खुश थे। वे बीरबल से बोले, बीरबल देखो, यह बैंगन कितनी सुंदर लग रहे हैं, इनकी सब्जी कितनी स्वादिष्ट लगती है। बीरबल, मुझे बैंगन बहुत पसंद हैं। हाँ महाराज, आप सत्य कहते हैं, यह बैंगन है ही ऐसी सब्जी जो न सिर्फ देखने में बल्कि खाने में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। और देखिए महाराज, भगवान ने भी इसीलिए इसके सिर पर ताज बनाया है। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। कुछ हफ्तों बाद अकबर और बीरबल उसी बाग में घूम रहे थे। अकबर को कुछ याद आया और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल देखो, यह बैंगन कितना भद्दा और बदसूरत है और यह खाने में भी बहुत बेस्वाद है। हाँ हुजूर, आप सही कह रहे हैं, बीरबल बोला, इसीलिए इसका नाम बेगुण है। बीरबल ने चतुराई से नाम को बदलते हुए कहा। यह सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने झल्लाते हुए कहा, क्या मतलब है बीरबल, मैं जो भी बात कहता हूँ तुम उसे ही ठीक बताते हो। बैंगन के बारे में तुम्हारी दोनों ही बातें सच कैसे हो सकती हैं, क्या तुम मुझे समझाओगे? बीरबल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हुजूर, मैं आपका नौकर हूँ, बैंगन का नहीं। अकबर यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुए और बीरबल की तरफ पीठ करके मुस्कुराने लगे। राखपत और रखापत। एक बार दिल्ली दरबार में बैठे हुए बादशाह अकबर ने अपने नवरत्नों से पूछा, भाई यह बताओ, सबसे बड़ा पट यानी शहर कौन सा है? पहले नवरत्न ने कहा, सोनीपत। दूसरा नवरत्न, हुजूर, पानीपत सबसे बड़ा पट है। तीसरे नवरत्न ने लंबी हाँकी, नहीं जनाब, दलपत से बड़ा पत और कोई दूसरा नहीं है। चौथे नवरत्न ने अपना राग अलापा, सबसे बड़ा पत तो दिल्लीपत यानी दिल्ली शहर है। बीरबल चुपचाप बैठे हुए सारी बातें सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम भी कुछ बोलो। बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा पत है राखपत और दूसरा बड़ा पत है रखापत। अकबर ने पूछा, बीरबल, हमने सोनीपत, पानीपत, दलपत और दिल्लीपत सब पत सुन रखे हैं, पर राखपत, रखापत किस शहर के नाम हैं? बीरबल बोले, हुजूर, राखपत का मतलब है मैं आपके रखूं और राकहपत का मतलब है आप मेरी बात रखो। यह मेलजोल और प्रेम भाव जिस पत में नहीं है उस पत का क्या मतलब है? प्रेम भाव है तो जंगल में भी मंगल है और प्रेम भाव नहीं तो नगर भी नरक का द्वार है। अकबर बीरबल की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें कई इनामों से नवाजा। राज्य में कौए कितने हैं? एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर बागों में उड़ते कौओं को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौए होंगे? बीरबल ने कुछ देर अंगुलियों पर कुछ हिसाब लगाया और बोले, हुजूर, हमारे राज्य में कुल मिलाकर 95,463 कौए हैं। तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? हुजूर, आप खुद गिन लीजिए, बीरबल बोले। अकबर को कुछ इसी प्रकार के जवाब का अंदेशा था। उन्होंने ने पूछा, बीरबल, यदि इससे कम हुए तो इसका मतलब है कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए हैं, और यदि ज्यादा हुए तो इसका मतलब यह है, हुजूर, कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने हमारे राज्य में आए हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अकबर एक बार फिर मुस्कुराकर रह गए। रेत और चीनी। बादशाह अकबर के दरबार की कार्यवाही चल रही थे। तभी एक दरबारी हाथ में शीशे का एक मर्तबान लिए वहां आया। बादशाह ने पूछा, क्या है इस मर्तबान में?
दरबारी बोला, इसमें रेत और चीनी का मिश्रण है। वह किस लिए? फिर पूछा अकबर ने। माफी चाहता हूँ हुजूर, दरबारी बोला, हम बीरबल की काबिलियत को परखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का दाना दाना अलग कर दे। बादशाह अब बीरबल से मुखातिब हुए। देख लो बीरबल, रोज ही तुम्हारे सामने एक नई समस्या रख दी जाती है। अब तुम्हें बिना पानी में घोले इस रेत में से चीनी को अलग करना है। कोई समस्या नहीं जहांपनाह, बीरबल बोले, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। कहकर बीरबल ने मर्तबान उठाया और चल दिया दरबार से बाहर। बीरबल बाग में पहुंचकर रुका और मर्तबान में भरा सारा मिश्रण आम के एक बड़े पेड़ के चारों ओर बिखेर दिया।